अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल हैं जी आप सबके। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फंक्शन इम्प्लीमेंट किए थे। कुछ फंक्शन रहते थे एंड नाउ वी मूव टूवर्ड्स द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम ये करें देखेंगे कि अगेन कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगेन उसको रिवाइज करेंगे एंड मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक जो हमारा है, जो हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, वो पॉइंटर्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये दो फंक्शन आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउ टू चेक डुप्लीकेट वैल्यूज़, हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट, और उसमें जो प्रॉब्लम था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो आप खुद से फाइंड करेंगे एंड उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स से हम दो बैग्स को ऐड करना चाह रहे हैं। हम फंक्शन भी बना सकते हैं ऐड का, लेकिन हम जो सिचुएशन चाह रहे हैं वो ये है कि लेट्स से हम कमेंट कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ली थी। ओके, इंसर्ट हमने कर दिया डिस्प्ले। तो लेट्स से हम चाह रहे हैं हमारे पास दो बैग्स हों। लेट्स से हम एक और बैग क्रिएट करते हैं, बैग C2, और उसमें अगेन दीज वैल्यूज इंसर्ट करवा देते हैं। तो हम कह देते हैं बी, दिस इज अवर B1, एंड दिस इज अवर B1। सेव, और हम डिस्प्ले करवाते हैं। पहले सी आउट कर लेते हैं, सी आउट बैग B1 डाटा, और इसे हम क्या देते हैं डी डॉट सी आउट बैग B बैग डाटा will become now back second. So let's compile it. Okay, back first data this one and back second data डिस्प्ले हो रहा है। फाइन गुड, इसको हम एंड लाइन कर लें। इसे भी क्या करें, एंड लाइन। एंड लास्टली हम B1 को भी क्या कर देते हैं, B1 डॉट ये फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट बैग डाटा, देन सेकंड बैग सेकंड डाटा 8, 4, 34 एंड 44। सॉरी। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट। जो हम चाहते थे दो बैग्स हमारे पास हों, उनमें सम डाटा पड़ा हुआ। हम डाटा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम 1 कह देते हैं, 2, 4, 0। तो दोनों बैग में हमारा डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम दोनों बैग की वैल्यूज़ को कंबाइन करें, इन अदर वर्ड्स ऐड करें, और थर्ड बैग में हम उसे स्टोर करवा लें। तो सी आउट हम करना क्या चाह रहे हैं, आफ्टर कंबाइन B3 थर्ड बैग डाटा। तो लेट्स से हम कह रहे हैं एक और बैग हम क्रिएट करें, बैग B3, और उसमें हम स्टोर करवा दें बैग B1 B प्लस B1। तो
डिफरेंट लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, हम वापस क्वेश्चन आंसरिंग पे अगर आएँ टीम्स पे, तो वेयर आर क्वेश्चंस। दिस वन क्वेश्चन पूछा था उस्मान ने कि वाई वी रिप्लेस फ्रॉम रैंडम वैल्यू, क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं डिलीशन ऑफ एनी मेंबर इनसाइड एन अरे इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग, हमसे रिप्लेस किया था फॉर डिलीशन ऑफ एनी मेंबर इनसाइड एन अरे इंस्टेड ऑफ deletion. A selected number is not programming if we move every member behind to its previous member. तो क्वेश्चन का ये है कि हमने जो डाटा रिमूव किया था वो हमने क्या किया था, अगर हम अपने पे देखें लास्ट लेक्चर में कि हमने लेट्स से अगर यूज़ की वैल्यू 5 है तो लास्ट जो वैल्यू थी इस वैल्यू को डिलीशन जिसको हमने करनी थी, डिलीट जिससे करना था उसके साथ हमने रिप्लेस किया था। इनका क्वेश्चन क्या है कि क्या हम रिप्लेस के बजाय उससे नेक्स्ट आइटम को स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस की तरफ मूव करते हैं। लेट्स से हमने 20 को डिलीट करना है तो हम 4 को 20 की लोकेशन पे ले जाएं, इस 20 को 4 की लोकेशन पे एंड इस 4 को 20 की लोकेशन पे। अगेन इट्स ए गुड लॉजिक, लेकिन क्योंकि हमारा बैग अभी क्या है, रैंडम बैग है, हमें अभी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर आपकी बैग की वैल्यू सीक्वेंस में होती तो देन आप रैंडमली अगर रिप्लेस करते तो इट विल बिकम बिग प्रॉब्लम। तो लेट्स सपोज इसको हम सीक्वेंस में कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो लेट्स से बैग हमारा एक सीक्वेंस के इनसाइड है तो हमने 2 रिमूव करना है। तो अगर 2 रिमूव करें तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए 1 3 4 5। तो अगर आप 5 को अब इस 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे और देन यूज को -1 कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 1 5 3 4 आएंगी और सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब अगर आपका बैग सीक्वेंस के इनसाइड है तो ये डिलीशन लॉजिक अप्लाई नहीं होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वन स्टेप के आपको 2 से आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक स्टेप 1 बाय 1 प्रीवियस इंडेक्स पे मूव करना पड़ेगा। या आप ये कर सकते हैं कि आप 5 को रिप्लेस करें एंड अगेन उसके बाद चेक करें कि 5 से नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर तो नहीं है। अगर तो ग्रेटर है 5 उससे तो 5 एंड 3 को रिप्लेस कर दें, 5 इस लोकेशन पे होगा, 5 स्टिल ग्रेटर है देन 4 एंड 5 को रिप्लेस कर दें। तो इन अदर वर्ड्स आपको डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अभी तक हमारा बैग किसी सीक्वेंस में नहीं है तो हमारे पास जो बेटर लॉजिक है कि हम जस्ट इस 5 को 2 के साथ रिप्लेस कर दें। तो सीक्वेंस में ऑलरेडी बैग नहीं है तो हमारा विदाउट एनी लूप लेस स्टेटमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम की होगी। ओके, अच्छा, अब डिफरेंट लॉजिक, ये बात बताने का मकसद था कि आप डिफरेंट लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वन शुड से कि आप जिस कस्टमर के लिए या किस क्लाइंट के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों बैग्स के एडिशन किस तरह हो, जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो अर्थमेटिकली ऐड हो जो सेकंड बैग के फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जो सेकंड इंडेक्स है वो ऐड हो दूसरे बैग के सेटिंग इंडेक्स के साथ अर्थमेटिकली 8+1 फिर 4+2। इट्स ए डिपेंड अपॉन कि आप अर्थमेटिक या एडिशन ऐसे करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम बैग का कंसेप्ट देखें मोस्टली अगर हम रियल लाइफ के अंदर, तो लेट्स से आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, आपके पास 2 बैग्स हैं, लेट्स से 5 kg के एंड 5 kg के, दोनों में क्या है 5 kg एप्पल्स हैं। तो लेट्स सपोज आप जब काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला क्या कहता है कि आप ऐसा करें इन दोनों आपके बैग्स में एप्पल्स हैं तो आप इसको लार्जर बैग के अंदर स्टोर कर लें। तो इन अदर वर्ड्स आप क्या कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड नहीं कर रहे बल्कि एक थर्ड बैग के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। सो डिफरेंट लॉजिक क्या है कि आपने B3 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लीट अरे स्टोर करवानी है, फिर B3 के लास्ट पे ये वाली अरे स्टोर करवानी है। थोड़ा डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर है। सेकेंड एक कंसेप्ट ये है कि आप क्या कह रहे हैं, बैग B
में आप प्लस इक्वल टू B1 कर दें। अगेन इट्स अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस इक्वल, इट्स मीन के बी के लास्ट पे ये तमाम एलिमेंट्स क्या करें, स्टोर करवा दें। तो आप एडिशन की लॉजिक अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बेसिक अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट B1 एंड B2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो B3 में क्या करें, स्टोर कर दें। ओके ये तो हम करेंगे, लेकिन कैसे करें? हमें पता है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रीबिल्ड एंड कंपाइल करें तो देखते हैं कि अगर आप कोई भी ऑपरेटर खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो ये एरर आपके पास आएगा। अभी तक क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं की हुई, इस प्लस के लेफ्ट एंड राइट पे कंपाइलर अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे दो इंटीजर फ्लोट्स या डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप्स होंगी, जिस वजह से वो क्या कह रहा है, नो मैचिंग ऑपरेटर फॉर ऑपरेंड टाइप्स आर बैग एंड बैग। इन अदर वर्ड्स इसके लेफ्ट एंड राइट पे उसके मुताबिक कोई भी मैचिंग डाटा टाइप नहीं है। इस मीन हमें अपनी डॉट एच में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सके। अब जो आपने प्लस करनी है वो डिफ़ॉल्ट प्लस नहीं करनी, आपने हमारी डॉट एच के मुताबिक जो है एडिशन परफॉर्म करनी है। तो आपको याद होगा कि हम कैसे प्लस अप्लाई करते थे। लेट्स से रिटर्न टाइप क्या है, बैग ऑपरेटर प्लस, और हम क्या पास कर देते थे, बैग बी को आप क्या कहते हैं, 1 एंड दिस। तो अब इसको हम कंपाइल करें तो लेट्स सी अब कंपाइलर क्या एरर देगा। तो एरर ये आया, आपकी मेक फाइल ओपन होगी। इन अदर वर्ड्स आपने इस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन सबसे पहले गया डॉट एच के पास। जब डॉट एच के पास प्रोटोटाइप तो अवेलेबल थी, लेकिन जब उसने इस प्रोटोटाइप को इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लिंक करने के शुरू किया तो उसको ऑपरेटर प्लस के नाम से कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने कहा कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू बैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर प्लस। वो कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन फाइल के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से आपकी ये फाइल क्या होगी, लिंक नहीं हो सकी। इन अदर वर्ड आपकी CPP या डॉट एच एक ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन को लिंक करना चाह रहा है, जबकि वो लिंक नहीं हो रही क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो वापस हम मूव करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। हम कहेंगे कि ओके हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो लेट्स से अभी हम वॉइड के साथ चलते हैं। वॉइड तो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, और ये फंक्शन है बैक के इनसाइड। इस फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके अब ये फंक्शन अगेन में कंसेप्ट थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम। आपने तो कॉल किया b प्लस B1, तो कंपाइलर इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेगा? क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो डॉट ऑपरेटर से कॉल होता है, B1 इंसर्ट B1 डॉट डिस्प्ले। जबकि अब जो आप फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं वो इस सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो लेट्स से हम कहते हैं कंपाइलर इसी b प्लस B1 को कन्वर्ट करेगा इनटू b डॉट ऑपरेटर प्लस, और पैरामीटर में क्या पास कर देगा, B1। इन अदर वर्ड जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट आपका ऑब्जेक्ट है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मीन जो कॉल करेगा, और B1 एज ए पैरामीटर में पास होगा। तो हमें पता है कि हम कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हमने B1 डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, फॉर एग्जांपल हम डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ से ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा ऑफ आई एंड यूज्ड को, दो हमारे पास बैक के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये जो यूज्ड एंड डेटा है, दिस वन इज एक्चुअली योर B1।
तो जब बी कॉल करेगा तो बी का डाटा एंड यूज डिस्प्ले के अंदर क्या होगा, मैनेज होगा। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को हम डायरेक्टली फंक्शन के इनसाइड, क्लास के फंक्शन के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं। एंड B1 क्या चला जाएगा एज ए पैरामीटर। सो नाउ अब हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। तो लेट्स से देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे हम जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिक अगर हम लॉजिक इसकी हम देखें तो हम क्या चाह रहे हैं कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का कौन है, लेट्स से बी, और पैरामीटर में क्या पास हुआ है B1, मतलब 1 2 3 4 8 4 34 44 कॉलिंग ऑब्जेक्ट है एंड दिस वन इज इन योर पैरामीटर। तो अब आप चाह रहे हैं कि लेट्स से एक बैग 3 क्रिएट करें, बैग 3। तो अब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को बैग 3 में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आपकी हो वो रिटर्न हो और वो स्टोर किस में हो जाए, B3 में। तो इट मीन हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए होगी। तो हम इसको बैग कह देते हैं रिटर्न टाइप, और इसे भी हम क्या करते हैं बैग। ओके, बैग B3 हमने क्रिएट कर लिया। अगेन दिस B3 एंड दिस B3 आर डिफरेंट, क्योंकि इस बैग B3 का जो स्कोप है वो मेन के इनसाइड है, जबकि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है आप इसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं, लेकिन लेट्स से इसको मैं B5 कह देता हूँ। इसका स्कोप सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, इन ब्रैकेट्स के बाद जब आपका फंक्शन जाएगा तो ये वेरिएबल जो इस फंक्शन का लोकल है, दोनों के लिए जो मेमोरी रिजर्व है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जबकि इस B1 का स्कोप इन ब्रैकेट्स में है, आपने जब वैल्यू पास की तो वो इस B1 में आके स्टोर हो गई। So ये B1 and B5, it's a local variable for this function. Okay. Let's say simple convention के लिए हम क्या कर रहे हैं B3. Now अब कंसेप्ट ये आता है कि हमने 1 by 1 फर्स्ट ऑफ ऑल B से वैल्यूज पिक करनी है और B3 के इंडेक्स पे स्टोर करवानी है। तो अगर हम बैग देखें तो हमने बैग को रखा हुआ है लेट्स से 20। जो हमारा डाटा है टोटल वैल्यूज क्या हैं 20 हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो B1 के इनसाइड यूज है या B1 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं और जो B में वैल्यूज़ हैं B प्लस B1, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट्स मीन हम B3 के अंदर इन दोनों बैग्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज करें अगर B1 के अंदर आपने जो एलिमेंट इंसर्ट किए हैं वो भी 20 हैं, ये भी 20 हैं, तो टोटल कितने हो गए 40। अब 40 तो बैग के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि 40 के लिए आपको 40 की अरे चाहिए, जबकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपने इसको कितना रखा हुआ है 20। तो हम क्या कहेंगे कि अगर दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करें और वैल्यू ग्रेटर देन रिटर्न हो रही है 20, तो हम कहेंगे कि दोनों बैग ऐड नहीं हो सकते। रीज़न क्या है, B3 में स्टोर करवाने के लिए B3 के पास भी कैपेसिटी कितनी है 3 की, जबकि अगर ऑलरेडी इन दोनों की लेट से 20 फुल कैपेसिटी है तो 40 एलिमेंट तो B3 में स्टोर नहीं हो सकते। तो हम फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, लेट से हम कहेंगे इफ कंडीशन लेट से यूज्ड प्लस B1 डॉट यूज्ड, क्योंकि क्लास के इनसाइड हम डायरेक्टली फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो इससे B1। अच्छा, अब एक यूज्ड ये है और एक यूज है B1 डॉट यूज। इसका तो आपको पता चल गया, इस B1 डॉट यूज एक्चुअली हम इसकी बात करें तो ये यूज किसके लिए, तो हमने क्या कहा था कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस फंक्शन को एक्चुअली कौन कॉल कर रहा है, लेट्स से हम कह रहे हैं B। तो B के एट्रीब्यूट्स को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन मेमोरी, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये किस मेमोरी के साथ अटैच है, B की मेमोरी के साथ। तो हमने राइट कर दिया यूज, तो एक्चुअली इससे यूज्ड ऑफ B।
लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे देखें तो b की यूज की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4। तो b के यूज की वैल्यू 4 है 1 2 3 4 एंड b1 की भी क्या यूज की वैल्यू 4 है। तो 4 + 4 8। अगर ये वैल्यू प्लस करने के बाद ग्रेटर होती है 20 से या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी ये वैल्यू हो जाती है तो आप क्या कहेंगे दी आउट एडिशन या एडिशन इज नॉट पॉसिबल। एंड रिटर्न 0। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा लेट्स से अगर तो यूज प्लस b1 डॉट यूज वो ग्रेटर देन 20 नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे लेट्स से हम एल्स में इसे राइट कर लेते हैं। अगर तो कैपेसिटी ग्रेटर नहीं है तो देन हम अपनी एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे। हमने क्या क्रिएट किया b3। अब हम फर्स्टली एक लूप लगाएंगे b के लिए। इन अदर वर्ड्स लेट्स से दिस इज योर b में स्टोर है 1 2 3 4 5। तो 1 बाय 1 इंडेक्स को पिक करेंगे और b3 के इंडेक्स पे स्टोर कराते रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन 20 सॉरी यूज्ड। ये यूज किसका है कॉलिंग ऑब्जेक्ट का और कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है b i प्लस प्लस। और हम यहाँ पे कहेंगे कि b3 ऑफ i इज इक्वल टू डेटा ऑफ i। तो b3 के इनसाइड जो डेटा है ऑफ आई उसमें क्या स्टोर करवा दें जो डेटा ऑफ आई एक्चुअली कॉलिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है b इस वजह से हम डायरेक्टली डेटा ऑफ आई यूटिलाइज करना। और हमें पता है अगर आपको याद हो कि जब भी आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है यूज़ को इंक्रीज करना है। तो या आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या आप कह सकते हैं कि b3 डॉट इंसर्ट आप क्लास के ही फंक्शन को क्लास के इनसाइड से कॉल कर सकते हैं कि b3 में इंसर्ट क्या करें डेटा ऑफ आई। b3 के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होती रहेंगी इंसर्ट होती रहेंगी और ये डेटा ऑफ आई क्या है जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है ये उसकी अरे है। तो इस फंक्शन को कॉल किसने किया है हमने अगर देखा कि ये इस चीज़ को कंपाइलर कन्वर्ट करेगा इस फॉर्मेट में तो b ने कॉल किया है। तो b की अरे क्या है दिस वन। तो एक्चुअली हम डेटा ऑफ आई की अगर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर सेकंड आपको लूप चाहिए होगा फॉर int again I equal to 0 I लेस देन अब b1 डॉट आप यूज लिखेंगे जो पैरामीटर के अंदर है यूज प्लस प्लस। और सेकंड अरे में आप क्या कर देंगे b3 डॉट इंसर्ट b3 में ही इंसर्ट करते रहेंगे आप। लेकिन अब आप क्या कहेंगे b1 डॉट डेटा ऑफ आई एंड सेमीकोलन। तो जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे रिटर्न b3। तो लेट्स कंपाइल इट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रिटर्न 0 जबकि हमारी रिटर्न टाइप क्या है बैग। तो दिस वन
compile. After compiling third data, let's say first है, हमने let's say third को डिस्प्ले करवाया हुआ है, तो let's suppose हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम सी आउट सबसे पहले करेंगे देन फंक्शन कॉल, और हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे b1 डॉट डिस्प्ले. So let's again compile. तो लेट्स से हमारे पास है 4, 8, 4, 34, 44. और जब आप आफ्टर कंबाइन हम कर रहे हैं तो हमारे पास 4, 8, 4, 34 फर्स्ट अरे को आ रही है, लेकिन सेकंड अरे का कोई हमारे पास डाटा नहीं आ रहा. तो नाउ लेट्स से हम वापस मूव करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में. तो हम देखते हैं कि इस स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है. int i is equal to 0, b1 dot use b1 data of I, return b3, bag b3, bag b1. तो लेट्स से अगर हम इसको बाय रेफरेंस कर दें, लेकिन मे बी एंड b1 एंड कंपाइल. Undefined reference to bag, close and rebuild all. अगेन कोई फ़र्क नहीं हमारे पास आया. देखें सेकंड बैग हमारे पास क्या है, 4, 8, 4, 34, 44. बैग सेकंड में हमारे पास 1, 2, 2, 4, 0. आफ्टर कंबाइनिंग हमने जो लॉजिक अप्लाई की है, फर्स्ट वैल्यू तो आ रही है लेकिन सेकंड वैल्यू नहीं आ रही. तो एरर लेट्स से आई थिंक सो कि वही है जो मैं सोच रहा हूँ. सो यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है हमारा. b1 आई लेस देन b1 डॉट यूज़ एंड b3. तो लेट्स से हम यहाँ पे सी आउट करके देखते हैं पहले कि हमारा b1 डॉट डेटा ऑफ आई वैल्यू डिस्प्ले भी हो रही हैं या नहीं हो रही. तो अगर तो डिस्प्ले हो रही हैं तो इट्स मीन देयर आर सम अदर प्रॉब्लम. तो इस तरह हम अपने एरर को पहले चेक करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम जिस जगह पे वहाँ पे कुछ सी आउट करवाएं ताकि हमें लॉजिकली क्या हो, डिस्प्ले हो. तो ना इसको हम कंपाइल करते हैं. तो सेकेंड अरे देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है 1, 2, 4, 0. तो इट्स मीन b1 तो करेक्टली हमें डाटा पास कर रहा है. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम वापस इसको अनकमेंट कर देते हैं. b1 डाटा ऑफ आई करें और सी आउट यहाँ पे करें. इंसर्ट के फंक्शन में इंट वैल्यू यूज इज इक्वल टू यूज प्लस 1. कॉलिंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट के अगेंस्ट क्या है, b3 यूज इक्वल 20 एल वैल्यू यूज इज इक्वल टू यूज प्लस 1 रिटर्न 0. तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा लॉजिकल एरर. तो अगर किसी को यहाँ पे कोई लॉजिकल एरर डिस्प्ले हो जाता है तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट कर दें. तो अगेन कंपाइल करें एंड दोबारा से व्यू करें. 844 और लेट से लॉजिकल एरर क्या था, हम डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं, दिस वन.
बी की जो वैल्यूज़ हैं बार बार वही डिस्प्ले हो रही हैं। एक्चुअली हमने क्या किया है, बी प्लस बी वन को स्टोर करना है बी थ्री में, तो एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बी थ्री डिस्प्ले करवाएंगे तो बी थ्री डिस्प्ले होगा। तो अगेन कंपाइल। तो लॉजिकल एरर को बहुत ही हौसले के साथ देखना पड़ता है, सिंपल मिस्टेक आपकी कंप्लीट प्रोग्राम ख़राब कर देती है। तो इट्स ए करेक्ट कि 484 उसके बाद 1240 दोनों बैग्स आपके क्या हो रहे हैं, करेक्टली कंबाइन हो रहे हैं। तो सिमिलरली आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जस्ट आपने लॉजिक सोचनी है कि इस इम्प्लीमेंटेशन के इनसाइड जो भी आप ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो आप अपनी क्या लॉजिक बिल्ड करेंगे। लेट्स से अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस आप कैसे कर सकते हैं दो बैग्स को, इट्स अप टू यू। आप कोई लॉजिकल फार्मूला सोचें, लेट्स से बी वन से माइनस करें, बी से माइनस करें बी वन, तो आप ये कह सकते हैं अगर तो बी के इन साइड से वो वाली सारी वैल्यू माइनस कर दें जो बी वन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको बी वन से हर एक वैल्यू पिक करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि अगर वो बी में अवेलेबल है तो बी से क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो सिंपली आप मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अप टू यू आपकी लॉजिक क्या है। लेट्स से अगर आप माइनस करना चाह रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स से ये इंडेक्स माइनस हो और थर्ड इंडेक्स में स्टोर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास लेट्स से हम एक और ऑपरेटर कर लेते हैं, बैग बी प्लस इक्वल टू बी वन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि बी के इनसाइड बी वन की वैल्यूज़ को स्टोर कर दें। तो इन अदर वर्ड्स इसका फंक्शन ये है कि लेट्स से बी में ये है, उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएं, स्टोर हो जाएं। तो अगेन कंपाइलर आप उससे नहीं राइट करेंगे, कंपाइलर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा, बी बिकम्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, और पैरामीटर में क्या पास हो जाएगा, बी वन। तो अगेन हमें कुछ सी रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि हम बी के अंदर ही बी वन की वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो इस ऑपरेटर को हम क्विकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेट्स से बैग ऑपरेटर, दिस विल बी अ वॉइड प्लस इक्वल टू, तो कॉपी करें, इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ, क्विकली इसको क्लैप करें। तो हमने क्या करना है, बी वन की वैल्यू बी में स्टोर करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे यही कंडीशन जो हमने किया है कि इफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन है, जो जिसने कॉल किया और जो पैरामीटर में है अगर वो ग्रेटर देन है, तो एडिशन तो आप पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपके बी में ऑलरेडी 10 एलिमेंट्स हैं और बी वन के अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, तो 30 एलिमेंट्स आप बी में कभी स्टोर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज बैग हैज़ कैपेसिटी ऑफ 20 एलिमेंट्स। तो नाउ व्हाट वी डू, तो अगर आप देखें तो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली हमारी सिमिलर है, एल्स हमने जस्ट क्या करना है, यही फंक्शन कॉपी करना है और इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे, तो हमारा फंक्शन होगा। अब हमने रिटर्न कुछ भी नहीं करना, तो हमें बी थ्री की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड डिफ लूप की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जस्ट हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कॉलिंग ऑब्जेक्ट का फंक्शन हम डायरेक्टली कॉल करेंगे, इंसर्ट करें डेटा ऑफ आई बी, बी वन पैरामीटर में है, if एंड कंपाइल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, void ऑपरेटर b1 must take exactly 2 parameters, ऑपरेटर प्लस इक्वल टू b1, let's say b1
2 आर्गूमेंट्स डिमांड कर रहा है, जबकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, बैग B1, लेट्स से हम क्या देते हैं, बैग B2, लेट मी चेक, B2 बैग must exactly 1 argument. ए void इम्प्लीमेंटेशन में हम आएंगे तो लेट्स से इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये 2 आर्गूमेंट है, हम जब 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो वो कह रहा है 1 आर्गूमेंट है, तो देयर मस्ट बी सम लिटिल बिट इशू। तो हम देखते हैं, आपको ब्रेक है लेट्स से 30 मिनट्स के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे अवर नेक्स्ट लेक्चर और मूव करेंगे पॉइंटर्स की तरफ, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। सो विच इज एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं बैग्स की, और डायनामिक मेमोरी हमें क्यों चाहिए। तो सी यू देन। कोशिश करें जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ लें, ताकि लेटर में आपको फिर उसका रिप्लाई कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेट मी सी कि अभी तक कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 3 2 तो लेट्स वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स से सब लोग ज्वाइन कर लें। तो वापस हम आते हैं, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रीवियस एरर था। देयर आर सम कपल ऑफ मिस्टेक्स, उनको करेक्ट करते हैं, वो देखते हैं वो क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये एरर हमारा डिस्प्ले हो रहा था। तो लेट्स से कंपाइल अगेन। तो हमारा बेसिक जो एरर आ रहा था वो क्या था कि मस्ट टेक एग्जैक्टली 2 आर्गूमेंट्स। तो एक्चुअली देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। यहाँ तक हमारा प्रोटोटाइप बिल्कुल ठीक थी। जब इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं बताया था। ये जो स्पेसिफिक ऑपरेटर है ये किस क्लास के इनसाइड है। फर्स्ट थिंग दिस, ये एक मिस्टेक थी। अदरवाइज अगर आप विदाउट क्लासेस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें तो आपको 2 पैरामीटर्स चाहिए होंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों पैरामीटर्स। तो एक सिंपल ये मिस्टेक थी। तो अगेन लेट्स से हम इसे कंपाइल करते हैं और वापस मूव करते हैं। रिटर्न हमने दिया हुआ था, जबकि रिटर्न स्टेटमेंट वॉइड है। अगेन कंपाइल। सेकंड, हमने यहाँ पे बी को क्या किया, दोबारा डिक्लेयर किया, जबकि बी ऑलरेडी क्या है, अबव डिक्लेयर है। तो हमने जस्ट सिर्फ स्टेटमेंट राइट करनी थी, B1 प्लस बी प्लस इक्वल टू B1 एंड B प्लस को ऐड करें और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किस में स्टोर करते हैं, C में। तो B3 डॉट डिस्प्ले के बजाय लेट्स हम करते हैं B1। तो दिस स्टेटमेंट हम कमेंट कर देते हैं, B1 बेस सेव। तो कंपाइल अगेन। अगेन हमने B1 को B में स्टोर करवाया है, तो एक्चुअली B करेक्ट 1240 वैल्यूज़ हैं। तो नाउ वी सी व्हाट अबाउट B के इनसाइड अब क्या होना चाहिए। लेट्स से ऑलरेडी उसमें 8 4 34 44 था, तो नेक्स्ट उसके 1240 स्टोर होना चाहिए।
So there comes the garbage of values. Let's say देखें 4, 8, 4, 44 तक तो ठीक है, लेकिन 1, 2, 4, 0, 99 ये कंप्लीट आपकी गार्बेज वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं. इट मीन देयर आर सम लॉजिकल एरर कि जब हम बी के अंदर B1 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो लूप के इनसाइड देयर इज़ सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी अरे जो है गार्बेज वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती है. यूज्ड को इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए. रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें B1 तक तो यहाँ तक तो वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन सारी उसके बाद गार्बेज वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं, B में स्टोर हो रही हैं. तो नाउ लेट्स गो टू द इम्प्लीमेंटेशन. और अब यहाँ पे हम देखें कि हमने क्या करना है. B में अगर हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो ये यूज्ड कहाँ तक चलाना है, B तक, क्योंकि एक्चुअली B की वैल्यू हमने पिक करनी है. तो B1 डॉट यूज्ड, so compile, so that look good. 4, 8, 44, 1, 2, 4, 0 एक्चुअली हमारा बैग क्या हो गया, एडिशन हमने B1 में कंप्लीट कर ली. तो सिमिलरली आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप देखें तो इस बैग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं. वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्चुअली ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है ये क्या है, फिक्स्ड. रीज़न इसकी क्या है कि आपने यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू दी हुई है 20 वैल्यू जिसे आप कह रहे हैं. तो ये बैग ना तो इंक्रीज़ हो सकता है रन टाइम पे, ना डिक्रीज़ हो सकता है. तो हमने बेसिक इस बैग को क्या करना है, डायनामिक. हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते रहें. अगर लेट से बैग की कैपेसिटी 20 है तो वो रन टाइम पे 21 हो जाए. अगर 21 कंप्लीट फुल है, एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो अगेन मेमोरी उसकी 22 हो जाए. तो ये बैग कभी भी फुल ना हो अनटिल अनलेस आपकी मेमोरी रैम ख़त्म ना हो जाए. तो इन अदर वर्ड्स एक बैग कंटिन्यूसली अरे इंक्रीज़ होती रहे. लेट से हम 200 वैल्यूज़ तक पहुंच गए, हमने 10 या 199 वैल्यूज़ रिमूव करनी है. तब कि हाली वैल्यूज़ रिमूव ना हो, इस अरे की ये जो मेमोरी रिजर्व है वो भी क्या हो, साथ रिमूव हो. लेकिन अभी तक ये काम हम परफॉर्म नहीं कर सकते. रीज़न इसकी क्या है कि ये मेमोरी कौन रिजर्व करवा रहा है आपके लिए, कंपाइलर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी. तो ये मेमोरी कभी डिस्ट्रॉय होगी, जब आपका फंक्शन या प्रोग्राम टर्मिनेट होगा. तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम. हम मूव करते हैं अपने वाई पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरी की तरफ. तो टुडे आवर लेक्चर, तो हम स्लाइड्स पे देखेंगे, लेटर ऑन इनको इम्प्लीमेंट करेंगे साथ साथ इन आवर डेव सी. सो लेट्स स्टार्ट. लिमिटेशन ऑफ आवर बैग क्लास क्या है. तो लेट्स से हम क्या कह रहे हैं, बैग कैपेसिटी कांस्टेंट डिटरमिन्स द कैपेसिटी ऑफ एवरी बैग. वेस्टफुल है अगर टू बिग है, एंड हार्ड टू रीयूज इफ टू स्मॉल. लेट्स से आपने कैपेसिटी क्या रखी हुई थी, 20. तो लेट्स सपोज आपको सिर्फ एक या दो एलिमेंट स्टोर करवाने थे. तो इसका मतलब है आपने कैपेसिटी टोटल 20 की रखी, चाहिए आपको सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए थी. लेट्स से इंटीजर अगर आपकी रहे तो 8 बाइट्स आपको चाहिए थे, और आपने 20 इंटू 8 160 बाइट्स रिजर्व किए हैं. तो इसका मतलब है बहुत सारी मेमोरी की और ये वेस्ट हो रही है. इन कंट्रास्ट लेट्स से आपने 20 की कैपेसिटी स्टोर करवाई और आपको लेट्स सपोज 40 एलिमेंट्स चाहिए थे, तो आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते. अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या है, लेट्स सपोज अगर आपको सिर्फ दो एलिमेंट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, डाटा आप इन डाटा में स्टोर करेंगे 2 वैल्यूज़, सिर्फ दो की अरे, और देन रिकम्पाइल करेंगे. अगर आपको लार्ज चाहिए तो आप अगेन 40 करेंगे एंड रिकम्पाइल करेंगे. लेकिन रन टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम क्या कर सकें, मेमोरी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकें. तो सोल्यूशन इसका क्या है, टू प्रोवाइड ए कंट्रोल अवर साइज इन रन टाइम. हमें क्या चाहिए कि रन टाइम पे हम अपनी अरे का साइज़ को कंट्रोल कर सकें. लेट्स से रन टाइम पे हम कह सकें इसको अरे 20 को 40 कर दें, 40 नहीं करना 80 कर दें. लेट्स सपोज इसको अरे को स्मॉल कर दें, बिग कर दें. जो भी हमें साइज़ का कंट्रोल है वो हमें रन टाइम पे चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगी, डायनामिक अरेज. अभी तक हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इसे स्टैटिक अरे. लेट्स सपोज हमारी
ये जो स्पेसिफिक डॉट एच में एरे है इट्स ए स्टैटिक एरे। सो रन टाइम पे ये आपकी मेमोरी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम डायनामिक अरेज को क्या करें, क्रिएट करें। तो हमें बेसिक डायनामिक अरेज चाहिए। तो लेट्स से हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो अब इसकी प्रॉब्लम हम देखते हैं। बैक की प्रॉब्लम हमने देख ली, ये स्टैटिक अरे की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेट्स से आप इंक्रीज या डिक्रीज कंट्रोल अपने पास रखना चाह रहे हैं कि रन टाइम पे ये वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हैं। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट चाहिए पॉइंटर्स के, और इन अदर वर्ड्स डायनामिक मेमोरी। तो डायनामिक मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो उसके साथ कुछ कंसेप्ट अटैच्ड हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू सोर्स फाइल जस्ट फॉर द टाइपिंग नो। तो डायनामिक मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पास, मेमोरी क्या है, स्टैटिक है। सो जस्ट फॉर द टाइपिंग आपको समझाने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ थोड़ा सा टाइप कर रहा हूँ कंसेप्ट को, इट्स नॉट ए कोड। तो स्टैटिक आपकी क्या है, मेमोरी। तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें क्या चाहिए, हम इस मेमोरी को क्या करना चाह रहे हैं, सलूशन डायनामिक। तो हमारा सलूशन क्या है, हम डायनामिक मेमोरी क्रिएट करना चाह रहे हैं। डायनामिक मेमोरी मीन्स फॉर द रन टाइम हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। अच्छा, अब डायनामिक मेमोरी के साथ फॉलोइंग कंसेप्ट हैं जो अटैच हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंटर। एक्चुअली व्हाट इज़ ए पॉइंटर, वो हम बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड कंसेप्ट जो है जो डायनामिक मेमोरी के साथ अटैच है वो इटसेल्फ क्या है, स्टैटिक वर्सेस हीप मेमोरी। तो हम डायनामिक मेमोरी को कंसेप्ट यूज़ करेंगे एज ए हीप मेमोरी का। हीप मेमोरी क्या है, जो यूज़र खुद से डिफाइन करेगा जो भी मेमोरी, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, हीप मेमोरी के इनसाइड। तो आपके कंपाइलर के पास दो मेमोरीज हैं, स्टैटिक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी वो है जिसमें कंपाइलर खुद से आपके वेरिएबल्स को स्टोर करता है या उसके लिए स्पेस रिजर्व करता है। जबकि हीप मेमोरी वो है जहाँ पे यूज़र डिफाइंड मेमोरी क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। थर्ड हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। ये कंसेप्ट हमने देखे हैं और ये सारे अटैच हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ डायनामिक मेमोरी। अगर आपको डायनामिक मेमोरी चाहिए तो ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इतना का ज़्यादा कोड नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ ए शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब आप लेट्स से आपके पास दो बैग्स हैं, लेट्स से बैग B1, उसमें कुछ वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं। सेकंड बैग है आपके पास B2, उसमें भी आप कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। और आप कहते हैं बी बैग B3 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो ये सिचुएशन आपने ऑपरेटर को क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, या आप सिंपल ये सिचुएशन कह रहे हैं कि B3 में क्या स्टोर कर दें, जो भी डाटा B1 है वो B3 में स्टोर कर दें। इट्स वर्किंग करेक्टली, पॉइंट के अंदर भी हमने देखा। सेकंड, आप रन टाइम पे चाह रहे हैं, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम आप क्या करें, B4 और उसमें स्टोर करवा दें B1। और एज ए कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के इनसाइड एक आर्गूमेंट है, लेकिन वो आर्गूमेंट इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोग्राम के साथ अटैच करता है। लेकिन अभी हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे पास इस क्लास में लेट्स से एग्जांपल देखें तो एक ही क्या है, कंस्ट्रक्टर है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे हम यहाँ से सारा रिमूव कर देते हैं ताकि इजी रहे हमें अंडरस्टैंड करना। लेट्स से हम बैग ले लेते हैं, बैग B1 B1 डॉट इंसर्ट, सॉरी बैग B और इंसर्ट उसमें करवा लेते हैं लेट्स से 3।
एक और हम बैग क्रिएट करते हैं, बैग B2, और उसमें स्टोर करवा देते हैं B1। सो और B2 डॉट डिस्प्ले। तो लेट्स सी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। अच्छा अब देखें, अब हमारे बैग के इनसाइड सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम क्या है, बैग, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें जैसे हमने यूज इज इक्वल टू 0 रखा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हम कॉल कर रहे हैं B2 डॉट डिस्प्ले। इन अदर वर्ड सॉरी, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें पैरामीटर में क्या पास करें एज ए आर्गूमेंट, लेकिन वो आर्गूमेंट इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इन अदर वर्ड्स B। so it's not B1, it's B। तो ये सिचुएशन है। अब वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास है नहीं है। अगर यहाँ पे आप पूरा अपनी डॉट आई देख लें, देयर इज ए नो वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। और हम बेसिक क्या चाह रहे हैं कि B की वैल्यूज जो भी हैं या B का ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाए किसमें, B2 में। सेकंड वे में हम ये कह सकते हैं, लेट्स से B बैग B3 इज इक्वल टू B। दो वेज हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कॉपी करने के। इन अदर वर्ड हम कहते हैं इससे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप वैल्यूज को कॉपी करते हैं, या अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करें तो इट्स कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। और दिस ऑब्जेक्ट या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइन ऑपरेटर। ये दोनों चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई, ना ही हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर अगर लोड हुआ हुआ है। अगर आप देखें देयर इज नो असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल इज अ डिफरेंट ऑपरेटर। और अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसका एक पैरामीटर हो और पैरामीटर की डाटा टाइप इटसेल्फ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। कंपाइल। तो डिस्प्ले हमने क्या किया था, B2, और B2 को हमने कैसे कॉपी किया है कि हमने B2 को डिक्लेयर किया और कहा कि इसमें B की वैल्यूज B2 में कॉपी कर दें। इन अदर वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ आपने उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया और वो ऑब्जेक्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर, जिसका नाम क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड दैट कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग करेक्टली फाइन। देखें बी में हमने इंसर्ट किया था 3, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसमें बी को पास कर दिया। तो जो बी को जब हमने डिस्प्ले कराया B2, तो वो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है 3। इसका मतलब है वैल्यूज करेक्टली क्या हुई हैं, पास हुई हैं। सेकेंड हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम कहते हैं कि बैग क्रिएट करें B3 और उसमें स्टोर करवा दें B। नाउ वी डिस्प्ले B3 और लेट्स सी कि अगेन वैल्यू हमारे पास आती है या नहीं आती। So again it's working fine. In other words, assignment operator and copy constructor हमारी ऑब्जेक्ट के साथ भी करेक्टली क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इसका जो बिहाइंड कोड है, ये कोड क्या कह रहा है कि B की मेमोरी के इनसाइड जो कुछ पड़ा हुआ है वो क्या करें, B3 में स्टोर कर दें। लेट्स से अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हम आते हैं पेंट और लेट्स सपोज करें हमारे पास दो मेमोरी लोकेशंस हैं। तो दिस इज अवर B1 और दिस इज अवर B2। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइप लिखने में। तो इट्स ए बैग B2 एंड दिस इज ए बैग B1। तो बैग B1 में आपकी क्या है, मेमोरी स्टोर है पैरामीटर्स के लिए। तो लेट्स से ये जो स्पेसिफिक मेमोरी है ये है आपकी अरे की, और ये जो स्पेसिफिक मेमोरी है आपकी, ये स्पेसिफिक मेमोरी है आपकी, लेट से हम कहते हैं इट्स ए यूज्ड। तो यहाँ पे आपके पास एक अरे पड़ी हुई है,
लेट्स से हम इसको स्मॉल वर्ड यहाँ पे डब्बे से डाल लेते हैं, दिस इज़ योर एरे। इसमें कुछ डाटा आपके पास क्या है, स्टोर है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एरे है, और यहाँ पे यूज की वैल्यू लेट से हम कह रहे हैं 5 है। इस ऑब्जेक्ट में यूज की वैल्यू लेट से हम कह रहे हैं 2 है। सो नाउ जब हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू की, कि लेट से हम कह रहे हैं कि B1 के अंदर जो स्टोर है आप क्या करें, उसको कॉपी कर दें या असाइन कर दें B2 में। तो कंपाइलर आपका क्या करता है, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की मेमोरी के लिए जो स्पेस रिजर्व है वो भी क्या है, एक जैसी है। तो कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप इस मेमोरी को सबसे पहले पिक करेगा और इसके इनसाइड जो कुछ पड़ा हुआ है वो आंखें बंद करके इस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी कर देगा। सिमिलरली बैग B1 के इनसाइड जो कुछ भी पड़ा हुआ है यूज़ में सेकंड लोकेशन पे, वो आंखें बंद करके वो इस मेमोरी में स्टोर कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि एक्चुअली इसमें है क्या, इसको क्या फर्दर प्रोसेस करना है। जस्ट जो भी इस लोकेशन पे मेमोरी पड़ी हुई है वो यहाँ से कॉपी होगी और इस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। इस लोकेशन पे जो कॉपी पड़ी हुई है वो इस लोकेशन पे सेव हो जाएगी। तो आंखें बंद करके, कि इन अदर वर्ड हमारा B1 के इस मेमोरी के इनसाइड जो भी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएंगी आपके B2 में। सिमिलरली यही काम हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी करेगा। तो लेट्स से हमारे पास अगेन हमने स्टेटमेंट ऐड क्या की, बैग B3 और उसमें स्टोर करा दिया B1। ये हमारी स्टेटमेंट थी। तो इन अदर वर्ड्स मेमोरी के इनसाइड हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, दो मेमोरी लोकेशंस हैं। एक लोकेशन है B1 के लिए और B1 में लेट्स सपोज यहाँ पे स्टोर थी एक अरे। तो अरे को मैं क्या कह देता हूँ इस फॉर्मेट में, आपकी एक अरे स्टोर है और ये वाली मेमोरी रिजर्व है यूज्ड के लिए। सिमिलरली आपने जब एक बैग B3 क्रिएट किया तो अब आप क्या कह रहे हैं कि इस B3 के इनसाइड B1 में की मेमोरी में जो कुछ पड़ा हुआ है वो क्या करें, कॉपी करें। तो अगर आप नोट करेंगे B3 एंड B1 दोनों क्या हैं, एक ही ऑब्जेक्ट हैं, एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, और इनके लिए जो मेमोरी रिजर्व है, जो ब्लॉक है, वो कम्प्लीटली क्या है, एक जैसा है। लेट्स सपोज अगर B3 3 पोर्शंस में डिवाइड है, डिपेंड अपॉन एट्रीब्यूट, एक्चुअली हमारे पास 2 हैं, लेट्स से अगर B3 3 में डिवाइड है तो B1 भी एग्जैक्टली क्या है, 3 पोजीशन पे डिवाइड है। तो जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, B1 से जो भी वैल्यू है लेट से इस स्लॉट में, वो आप इस स्लॉट पे क्या कर दें, कॉपी कर दें। B1 की स्लॉट पे जो भी वैल्यू है वो इस स्लॉट पे क्या कर दें, कॉपी कर दें। एंड B1 की थर्ड स्लॉट पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आप इस स्लॉट पे कॉपी कर दें। जबकि हमें पता है कि फर्स्ट स्लॉट हमारी अरे के लिए थी, सेकंड स्लॉट हमारी लेट से यूज्ड के लिए थी। तो 2 ही स्लॉट्स थी हमारे पास। जैसे हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में भी हमारे पास क्या थी, 2 स्लॉट। तो दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जब वैल्यूज कॉपी करते हैं तो ये स्लॉट के इनसाइड जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से स्लॉट में है 1 2 एंड 3, तो ये शैलोअली विदाउट एनी कंसल्ट के एक्चुअल ये वैल्यू क्या है, जस्ट इस मेमोरी से वैल्यू कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इस पॉइंट से वैल्यू कॉपी करेंगे और 2 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे एंड दिस इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हम देखेंगे जब हम अपने वापस कंसेप्ट पे आते हैं। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं दिस इज ए शैलो कॉपी। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ शैलो कॉपी, कि आप एक स्लॉट से वैल्यूज को पिक करें, लेट्स से दिस इज योर B1, इस स्लॉट से वैल्यूज को आंखें बंद करके इन स्लॉट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बाय कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर आप B3 इज इक्वल टू B1 करें। सो इस दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड शैलो कॉपी, और बिहाइंड द सीन यही हो रहा है क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक जैसे हैं और वैल्यू क्या हो रही हैं, आपकी कॉपी हो रही हैं शैलोली। रीज़न शैलो क्या है,
ये डीप इनसाइड आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहा है एक्चुअली, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कंपाइलर ये नहीं देखेगा कि ये वैल्यू एज ए नॉर्मल वैल्यू है या सम स्पेशल वैल्यूज है। वो 2 को नहीं देखेगा कि 2 एक्चुअली इंटीजर है, फ्लोट है या डबल है। इट डजंट मीन, इट्स डजंट कंसर्न हिम। वो जस्ट देखेगा आपने क्या लिखा हुआ है, इक्वल या कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है। आंखें बंद करके इस पूरे ब्लॉक से वैल्यू स्टेप बाय स्टेप उठाएं 1 2 3 और एज इट इज़ क्या कर दें, यहाँ पे कॉपी कर दें। तो वापस अगर हम अब अपने प्रोग्राम पे जाएं तो हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जस्ट बी ब्लॉक से सारी वैल्यू पिक करें, B3 में स्टोर कर दें। इन अदर वर्ड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम बी ब्लॉक से सारी वैल्यूज कॉपी कर दें, B2 में स्टोर कर दें। और ये इम्प्लीमेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया हुआ, हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ये दोनों आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ शैलो कॉपी। अच्छा, जब हम पॉइंटर यूटिलाइज करेंगे तो हमने अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट ऑफ डीप कॉपी। शैलो कॉपी तो हमने देख लिया, लेकिन जब हमारी क्लास के इनसाइड सम हाउ पॉइंटर्स होंगे तो ये जो कॉपी प्रोसीजर है ये करेक्टली वर्क नहीं करेगा। दिस प्रोसीजर जो आंखें बंद करके आप कह रहे हैं ना कि आंखें बंद करके क्या करें, इस स्लॉट से वैल्यू पिक करें, इस स्लॉट में ऐड कर दें, इस पे पिक करें, यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये प्रोसीजर वर्क नहीं करेगा। तो हमने इस प्रोसीजर को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड वर्सेस डीप कॉपी। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये 3 कंसेप्ट हैं जो कंबाइन होंगे हमारे स्पेसिफिकली डायनामिक बैग के साथ, क्योंकि हम कंट्रोल लेना चाह रहे हैं मेमोरी का। तो इसके लिए शैलो वर्सेस डीप कॉपी के लिए हम कंसेप्ट देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, सेकंड हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कंसेप्ट आपने देख लिया है, क्योंकि अगेन हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को खुद से ओवरलोड करना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और लास्टली हम कंसेप्ट देखेंगे डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर तो कोई भी मेमोरी कंपाइलर ने रिजर्व की हुई है, देखें अभी तक हमने यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं लिखा जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टर। अगर कंपाइलर आपके लिए मेमोरी रिजर्व करेगा तो इट्स ड्यूटी ऑफ कंपाइलर कि वो उस मेमोरी को क्या करे, फ्री करे। लेकिन अगर आप खुद से कोई मेमोरी रिजर्व करेंगे तो देन वो मेमोरी आपका काम है उसको रन टाइम या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्लोज होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करें। अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी अनटिल अनलेस आप अपने कंप्यूटर या सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करते, वो स्टिल मेमोरी में ही रहेगी। तो ये बेसिक हमारा क्या है, एक रोड मैप है जो हमने पॉइंटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है। वाई इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक नेक्स्ट कोर आप पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर, और उस डाटा स्ट्रक्चर कोर्स में कम्प्लीटली क्या हैं, पॉइंटर्स हैं। अगर आपको पॉइंटर्स नहीं आती तो उस कोर्स में आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे पॉइंटर्स को यहीं पे हम अंडरस्टैंड कर लें। स्टैटिक वर्सेस डीप मेमोरी, शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी में डिफरेंस क्या है। तो शैलो कॉपी का आपको आइडिया हो गया होगा। शैलो कॉपी क्या है, जस्ट क्या करें, एक ब्लॉक से वैल्यू को कॉपी करें या पिक करें और दूसरे ब्लॉक में उसी लोकेशन पे उसको स्टोर कर दें। और इट्स ए सिंपल आइडिया, इसको मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, और आप एक और वैल्यू लेते हैं इंट c इज इक्वल टू लेट्स से हम कह रहे हैं b। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपके पास क्या कर रहे हैं, तो लेट्स से आपके पास एक रैम के अंदर मेमोरी रिजर्व हुई 4 बाइट्स की और उसका नाम क्या था, b। तो इन सी जब आपने लिखा तो कंपाइलर क्या करेगा, अगेन एक 4 बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व करेगा और उसको नाम क्या देगा, सी। और इनके दरमियान में क्या ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और बी में लेट्स से क्या स्टोर है, 2। तो कंपाइलर अब क्या करेगा, बी की मेमोरी पे जाएगा और इसकी इनसाइड पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे पिक करके यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे पेस्ट कर देगा। इट्स सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, आप जैसे कॉपी करते हैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट,
यही कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों ब्लॉक क्या हैं, एक हैं। अक्सर अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहें कि लेट्स से करैक्टर के लिए मेमोरी रिजर्व है, एक हमारे पास है करैक्टर ई, और ठीक है एक वेरिएबल है ई। अगर आप करैक्टर ई इक्वल टू बी करें कि बी की वैल्यू क्या करें, करैक्टर में स्टोर करा दें, और बी में क्या स्टोर है, ये इसके लिए जो मेमोरी रिजर्व है 4 बाइट्स की 2, तो आपको मिसमैच डाटा टाइप का एरर आएगा कि आप जो असाइनमेंट करा रहे हैं ये डाटा टाइप दोनों क्या है, मिसमैच है। रीज़न क्या है, ये जो बी के इनसाइड स्टोर है इट कंटेन 4 बाइट्स, ये 4 बाइट्स का डाटा है, जबकि आपकी मेमोरी जो है करैक्टर की वो 1 बिट की है या 1 बाइट की है, तो 4 बाइट तो स्टोर नहीं हो सकते 1 बाइट में। तो जब ये कॉपी करने की ट्राई करेगा तो ऑब्वियसली ये जो डाटा है इस स्मॉलर मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, तो आपको एरर आता है टाइप मिसमैच। ये जो आप दोनों वैल्यूज़ ले रहे हैं दोनों की टाइप मैच नहीं कर रही, लेकिन जब दोनों की टाइप मैच कर जाए तो कंपाइलर अगेन एक मेमोरी से जो आपकी राइट साइड पे है, लेट्स से बी, दिस वन राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, ये मेमोरी यहाँ से पिक करके स्टोर करवा देता है सी में। सो सिमिलरली कंसेप्ट आपका अगेन वही कंसेप्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट के साथ है। सो ऑब्जेक्ट अगेन, ऑब्जेक्ट के लिए आपकी क्या होती है, अगेन एक बिग मेमोरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए। फिर आपके एट्रीब्यूट्स की बेस पे ये मेमोरी क्या होती है, डिवाइड होती है। लेट्स से आपकी क्लास के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स थे, x1 x2 x3 x4, और चारों की टाइप क्या थी, इंटीजर। तो दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर x3, दिस इज योर x4। तो इनके लिए 4 बाइट स्पेस क्या थी, रिजर्व थी। तो टोटल ऑब्जेक्ट साइज हमारे पास क्या हो गया, लेट्स से अगर ये भी इंटीजर है तो ये 4 बाइट, 4 again this is also 4 and this is also 4। तो टोटल 4 8 16 20 बाइट्स की टोटल आपकी ऑब्जेक्ट की स्पेस रिजर्व हुई है। फंक्शन हमेशा आपके क्या लेते हैं, कॉमन स्पेस। लेट्स से ये मेमोरी रिजर्व होगी आपके फंक्शंस के लिए, तो फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 आपकी क्लास के फंक्शन पे। तो लेट्स से हम इसको क्लास को नाम दे देते हैं इससे इन सेट, ये हमारे पास सेट क्लास का नाम है, और S1 क्या है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि आप F1 फंक्शन को कॉल करें जो आपने सेट क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है, लाइक S1 डॉट फंक्शन का नाम एंड लेट्स से आपने पैरामीटर पास किए F1। तो हम वर्ड यूज़ करते थे एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो अब कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है, 1। तो सबसे पहले अब कंपाइलर जाएगा कॉमन स्पेस पे। फंक्शन क्लास के हमेशा कॉमन स्पेस रहते हैं, वो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर नहीं होते। तो कंपाइलर आपका मेमोरी में जाके देखेगा मेमोरी में ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी डॉट एच इन अदर वर्ड, यस आपकी मेमोरी में ये फंक्शन नेम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फंक्शन के लिए एक स्पेस रिजर्व होगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको हम कह रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि फंक्शन के इनसाइड जो भी है वो लोकल वेरिएबल्स हैं। तो इसमें फंक्शनैलिटी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ओके, अब ये जो फंक्शन स्पेस है ये ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगी आपके इस ब्लॉक के साथ, क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या था, S1। अगर S1 ने कॉल किया है तो ये फंक्शन स्पेस इस मेमोरी ब्लॉक के साथ अटैच है। इसी वजह से इस फंक्शन के इनसाइड अगर हम डायरेक्टली x लिखते हैं तो वो उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये फंक्शन बाइंड किसके साथ है, s के साथ, तो x अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो एक्चुअली वो S1 के अगेंस्ट s होगा। और जो पैरामीटर में हम पास करते थे, लेट्स से सेकंड, हमारे पास है दिस मेमोरी, और ये किसकी मेमोरी है, S2 के लिए जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, और वो हमने पैरामीटर में पास किया हुआ S2। तो अब अगर आपने S1 की मेमोरी एक्सेस करनी है, क्योंकि ये फंक्शन ही बाइंड किसके साथ है, S1, क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या था, S1 था, तो आप डायरेक्टली x का मतलब क्या है, S1 की जो x1 की वैल्यू है 3 पिक करें, और अगर आपने पैरामीटर से इस वैल्यू को पिक करना है इस स्लॉट को, तो आपको प्लस, लेट से प्लस का फंक्शन था, आपको S2 डॉट x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन स्पेस को नहीं पता कि अगर आप
सिंपली x लिखेंगे तो उसको सिंपल पता है कि क्योंकि मैं बाइंड किसके साथ हूँ, s1 के साथ, तो डायरेक्टली सिर्फ इन वैल्यूज़ को वो पिक कर सकता है। बाकियों के लिए आपको ब्लॉक का नाम बताना पड़ेगा कि आप इस फंक्शन को कह रहे हैं। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखी है कि आप s2 के ब्लॉक पे जाएं और उसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है x1, उस वैल्यू को कोई क्या करें, पिक करें। तो इट्स ए सिंपल फंक्शन कॉलिंग। और कंसेप्ट क्या है, हमेशा आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिफरेंट स्पेस लेते हैं। s1 के जो एट्रीब्यूट्स हैं s1, s2, s3 एंड x4, ये आपकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे होंगे, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो फंक्शन हैं वो हमेशा कॉमन स्पेस लेंगे। तो एक छोटा सा आपका ये मेमोरी क्या है, स्ट्रक्चर है। तो जब हम शैलो एंड डीप कॉपी की बात करते हैं, अगेन हम s1 की वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज अवर s1, दिस इज अवर s2। तो लेट्स से 4 एलिमेंट्स थे, x1, x2, x3 एंड दिस इज x4। so again this is your 4 values, x1, x2, x3 and x4। तो जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं तो दिस वन, तो आपने लिखा हुआ s1 इज इक्वल टू s2, तो इट्स मीन सबसे पहले आपका कंपाइलर क्या करेगा, s2 की फर्स्ट स्लॉट के पास जाएगा, इसमें जो कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पे कॉपी, फिर इस स्लॉट के पास कॉपी, फिर इस स्लॉट के पास कॉपी। वो डीपली नहीं देखेगा कि x1 की डाटा टाइप क्या है या एक्चुअल वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो जस्ट इस कंप्लीट मेमोरी को यहाँ से कॉपी करेगा और यहाँ पे स्टोर करा देगा। इट्स ए कंसेप्ट ऑफ शैलो कॉपी। अगेन हमने इसको अंडरस्टैंड किया, फिर हमने डिफरेंट कंसेप्ट देखे, आपकी मेमोरी कैसे कॉल होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फंक्शन हमेशा आपके क्या लेते हैं, कॉमन स्पेस। नाउ नेक्स्ट मूव टू pointer. Pointer basically is a special type of variable. A special type why? क्योंकि ये क्या करेगा, आपके एड्रेसेस स्टोर करेगा स्पेसिफिक लोकेशन के आपकी मेमोरी के इनसाइड। इट्स अ स्पेशल वेरिएबल, एस्टेरिक एंड % ऑपरेटर इसके साथ यूज़ होते हैं। हमें ये प्रोवाइड करेगा डायनामिक अरेज, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, हमें हीप मेमोरी प्रोवाइड करेगा, फिर गार्बेज कलेक्शन एंड डिलीट ऑपरेटर हमें कुछ देखने पड़ेंगे, और हम पैरामीटर रिविजिट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट डायनामिक अरेज एंड पॉइंटर। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक और इस वीक का क्या है, टास्क है। फर्स्ट लेट्स हैव ए लुक एट ए लोकल वेरिएबल। तो लेट्स से हम मेन पे आते हैं और ये सारा चीज़ रिमूव कर देते हैं। तो अगर लोकल वेरिएबल्स की बात करें तो लेट्स से आपने स्टोर किया इंट आई और फिर आपने आई में स्टोर करवा दिया इज इक्वल टू 42 या 42 ईयर्स अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। सो व्हाट इज ए मीन बाय दिस, जब आप इंट आई कर रहे हैं तो एक्चुअली सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं कंपाइलर को कि आप स्टैटिक मेमोरी पे जाएं और वहाँ पे लेट्स से इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व कर दें। तो ओके, ये लेट्स सपोज करें आपकी रैम है, तो वो वहाँ पे जाएंगे और 42 को एक स्पेसिफिक एड्रेस पे स्टोर कर देंगे। लेट्स से 4 बाइट एड्रेस, एक्चुअली आपके एड्रेसेस डिपेंड अपॉन योर आर्किटेक्चर। अगर आपका सिस्टम 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एड्रेस 16 बिट्स का होगा, अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एड्रेस आपका 32 बिट का होगा, और अगर आप मोस्टली आजकल 64 बिट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये कंप्लीट एड्रेस 64 बिट्स का होगा। लेकिन क्योंकि हम जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो इस वजह से हम 900, 904 इस तरह वैल्यूज़ ऐड करें, अदरवाइज इसका कंप्लीट एड्रेस 64 बिट्स का होगा। तो लेट्स एक एड्रेस जनरेट करें और उस एड्रेस पे क्या स्टोर कराते हैं 42, और उस एड्रेस का यूज़र डिफाइंड नेम क्या रख दें, आई। तो जब भी आप ये स्पेसिफिक काम करते हैं तो कंपाइलर आपके लिए एक टेबल जनरेट करता है, उस टेबल को हम क्या कहते हैं, मेमोरी वेरिएबल टेबल आप कह सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज योर रैम, ये आपके पास क्या है, रैम है, और
ये आपके पास एक टेबल जनरेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, मेमोरी वेरिएबल टेबल। तो ये टेबल दो पार्ट्स पे डिवाइड होगा। फॉर द सिंपलिसिटी बिहाइंड द सीन इज मोर कम्प्लेक्स, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम मेमोरी वेरिएबल टेबल को क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली फर्स्ट जो उसका कॉलम होगा वहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम होगा, लेट्स से आई अभी हमने डिक्लेयर किया है, और सेकंड लोकेशन पे रैम का जो आपके पास एड्रेस है लेट्स से 904, तो 904 क्या होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। तो जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वापस आते हैं, हम आई को डिक्लेयर नहीं करते, यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट राइट नहीं की, तो प्रोग्राम को कंपाइल करें तो एरर क्या आएगा, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि आपका कंपाइलर जाएगा सबसे पहले जब आपने आई स्टेटमेंट लिखी आई इज इक्वल टू 42, इन अदर वर्ड्स आप क्या रहे हैं कि आई के इनसाइड 42 अप्लाई कर दें एज ए ह्यूमन, लेकिन कंपाइलर के अगेंस्ट ये मेमोरी टेबल है, वो सबसे पहले चेक करेगा उस मेमोरी टेबल के पास आई एग्जिस्ट कर रहा है, आई एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो उस 904 मेमोरी पे जाएं, लेकिन आपने 904 मेमोरी तो क्रिएट ही नहीं की, लेट्स सपोज करें आपका जो मेमोरी टेबल है उसमें आई अवेलेबल नहीं है, ना ही 904 अवेलेबल है, अभी तक ये सिचुएशन है आपके स्पेसिफिक एलिमेंट की। तो अब क्या करें, कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा आई तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो उसने आपको क्या एरर दे दिया, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो जब आप इंट आई राइट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका आई क्रिएट होता है मेमोरी वेरिएबल टेबल में, और सेकंड स्टेप कंपाइलर क्या करेगा, रैम के इनसाइड 4 बाइट्स, लेट्स से आई के लिए 4 बाइट्स रिक्वायर्ड थे, 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा लेट्स से, और उसका एड्रेस क्या, और वो एड्रेस अपने पास मेमोरी वेरिएबल टेबल में स्टोर कर लेगा। तो अब जब आप ये स्टेटमेंट राइट करेंगे आई इज इक्वल टू 42, इट्स मीन आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि आई के अगेंस्ट जो एड्रेस है लेट्स से 904, आप वहाँ पे रैम पे जाएं और वहाँ पे क्या स्टोर करवा दें, लेट्स से 42। तो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है आई एक्चुअली जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल नाम है, उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक एड्रेस अवेलेबल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी एड्रेस, जो रैम के इनसाइड स्टोर है। तो अगर आप सिंपली इस एड्रेस को एक्चुअल फाइंड करना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हमारे लिए एंड ऑपरेटर हमारे पास एक अवेलेबल है, तो हम सी आउट एंड आई, ऑपरेटर एंड ऑफ आई, तो ये आपको डिफाइन करता है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आई, मेमोरी वेरिएबल से इस वैल्यू को पिक करें। अगर आप नॉर्मल आई लिखते हैं तो एक्चुअली मीन क्या है कि इस मेमोरी पे जाएं और क्या जो स्टोर है इस मेमोरी पे वो क्या करें, डिस्प्ले करवाएं, जबकि हमने सिंपल लिखा कि हमें क्या चाहिए, मेमोरी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उस मेमोरी का एड्रेस चाहिए। तो लेट्स से इसे हम कंपाइल करके आउटपुट अगर करें, अगेन सम डिफरेंट वैल्यूज आएगी, तो एक्चुअली आपके पास मेमोरी जो आपके अगेंस्ट क्रिएट हुई उसका एड्रेस हेक्साडेसिमल के अंदर दिस वन है 0x23F343। तो इससे एड्रेस ऑफ आई, और कंप्यूटर या कंपाइलर इस एड्रेस को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्चुअली वो आई को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आई की अंडरस्टैंडेबिलिटी आपके लिए है, वो इस एड्रेस को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अब लेट्स सपोज सी आउट आई, इस आई की वैल्यू को आप कहीं पे स्टोर कराना चाहते हैं, 42 तो आपने स्टोर करवा दिया, लेकिन अगर अभी जो आपके पास ये वैल्यू आई थी लेट्स से दिस वन, आप इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं लेटर, ताकि आप इसको यूटिलाइज कर सकें। वन वे तो ये है कि जब भी आपको चाहिए तो आप क्या करें, एंड आई लिख, लेकिन सिंपल कंसेप्ट है कि मैं स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, दिस एड्रेस को, जैसे आई में आपने 42 स्टोर करवाया, मैं इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब नॉर्मली आप किसी एड्रेस में इसको स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपका 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एड्रेस एक्चुअली 64 बिट्स का है, इन अदर वर्ड 8 बाइट्स का। अगर आप इसको लेट्स से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ,
लेट्स से यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना देते हैं, इंट b इज इक्वल टू एंड आई। तो लेट्स सी अब एरर क्या आएगा, इसको कंपाइल करें। तो अगेन इनवैलिड। तो प्रॉब्लम क्या है, इंटीजर 4 बाइट्स है और एंड आई लेट्स से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, तो ये 8 बाइट, तो 8 बाइट तो 4 बिट में आ नहीं सकते। तो कंपाइलर ने एरर क्या दे गया, इनवैलिड कन्वर्जन। आप इंट स्टैटिक, इन अदर वर्ड्स एक पॉइंटर की बात कर रहा है, उसको आप स्टोर करवाना चाह रहे हो इंटीजर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन हमें एक स्पेशल वेरिएबल चाहिए जो सम हाउ वेरिएबल्स या मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं पॉइंटर्स का। और पॉइंटर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं इंट स्टैटिक बी कह लें। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अब बी इज ए स्पेशल वेरिएबल जो किसी इंटीजर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये हमें स्टैटिक क्या डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि एक्चुअली बी क्या है, पॉइंटर है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, तो आप इसके साथ ptr भी लिख दें ताकि आप जब भी इसको आगे यूटिलाइज करें तो आपको पता हो एक्चुअली बी अंडरस्कोर इससे पॉइंटर जो आपने कहीं ऊपर डिक्लेयर किया हुआ। तो अब इस वेरिएबल का मतलब क्या है, इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं बी अंडरस्कोर ptr इज ए स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर मेमोरी। अगर वापस हम इस सिचुएशन पे आए तो लेट्स से 904 हमने क्या स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ था, इंट आई। तो आई के अगेंस्ट जो मेमोरी है वो 904 है। इन अदर वर्ड्स 42 क्या एक इंटीजर है और इस इंटीजर मेमोरी का एड्रेस क्या है, 904। और हम अपने कंपाइलर को क्या बता रहे हैं अब कि ये पी बी अंडरस्कोर पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल जो कि किसी इंटीजर मेमोरी या इंटीजर वैल्यू जहाँ पे स्टोर है उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। तो लेट्स से हमें पता है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है क्योंकि करेक्ट हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करना है, लेट्स इसको यहीं पे रहने दें। तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर अवेलेबल है आई, उसमें हमने क्या स्टोर कराया है 42। हम इस इंटीजर मेमोरी का एड्रेस हम स्टोर कराना चाह रहे हैं जो हमने जस्ट सी आउट किया था। तो हम कहेंगे कि बी अंडरस्कोर ptr में क्या स्टोर करवा दें, एंड ऑफ आई, क्योंकि अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ही स्टोर करेगा। तो इसको हम सेव करके कंपाइल करें। So now there will be a hope so no error, ठीक है। और अब हम अगर b अंडरस्कोर ptr को सी आउट कराएं तो सी आउट b अंडरस्कोर ptr, हैंडल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों एक्चुअली एड्रेसेस क्या हैं, सेम है। तो एक्चुअली आपने सिंपल एंड ऑपरेटर से करवाया था और ये आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल जिसने क्या किया, इंटीजर मेमोरी का एड्रेस स्टोर किया। तो अगर हम अब इसे विजुलाइज करें इनटू मेमोरी, तो हमने इंट आई क्रिएट किया और उसमें स्टोर करवा दिया था लेट्स से 42। अब वापस हम मेमोरी वेरिएबल टेबल पे आते हैं, तो अब हमने यहाँ पे एक स्पेशल वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने कहा इंट स्टैटिक बी अंडरस्कोर ptr। तो जब भी वेरिएबल क्रिएट होगा तो मेमोरी वेरिएबल टेबल में आएगा। तो वो एक्चुअली हमने क्या स्टोर करवा दिया, स्टैटिक लेट्स से स्पेशल वेरिएबल है बी अंडरस्कोर ptr। अब उसमें हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या स्टोर करवाया, क्योंकि ये स्पेशल वेरिएबल है, ये इंटीजर मेमोरी का जो भी एड्रेस है लेट्स से आई का हमने किस में स्टोर करा दिया, बी ptr में। तो ये मेमोरी अब 8 बाइट की रिजर्व किसके लिए होगी, ये मेमोरी थी आई के लिए रैम में, और अब मेमोरी रिजर्व होगी बी अंडरस्कोर ptr के लिए। तो स्टाइलस नॉट वर्किंग करेक्टली, ये बी ptr की क्या मेमोरी है। तो आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा कि मेमोरी रिजर्व करें इंट बी ptr के लिए, तो मेमोरी रिजर्व हो गई। लेट्स से इस मेमोरी का एड्रेस क्या था, लेट्स से 802। तो पॉइंटर क्या करेगा,
एक्चुअली इसे वेरिएबल तो 802 यहाँ पे स्टोर कर लेगा, क्योंकि इस मेमोरी के लिए जो स्पेस रिजर्व है वो 802 पे है। नेक्स्ट स्टेप आपने लिखा कि BPTR के इनसाइड क्या स्टोर करा, जैसे आपने कहा i इज इक्वल टू 42, अब आप क्या कह रहे हैं, इस BPTR के इनसाइड एड्रेस ऑफ i स्टोर करवाएं। तो कंपाइलर सबसे पहले आपने मेमोरी वेरिएबल टेबल पे जाएगा और देखेगा BPTR है भी है या नहीं, ओके इसे स्पेशल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। फिर वो चेक करेगा i एग्जिस्ट कर रहा है, ओके i एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने i के अगेंस्ट क्या लिख दिया, एड्रेस। तो एड्रेस कहाँ पे अवेलेबल है, 904। तो एक्चुअली आप क्या करें, i का जो एड्रेस है वो BPTR के लिए जो मेमोरी रिजर्व है रैम में वहाँ पे स्टोर करा दें। तो i का एड्रेस क्या, 904। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, लेट्स से 9, तो यहाँ पे 904 डिस्प्ले होगा, इसको माउस से राइट कर देते हैं, 904। तो 904 क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अब आपने बेसिकली क्या किया, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आई इज इंटीजर मेमोरी और बी क्या है आपका स्पेशल पॉइंटर। और ऑब्वियसली उस स्पेशल पॉइंटर का इटसेल्फ भी कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, लेट्स से लाइक दिस। और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो एक्चुअली नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो है क्या है, किसी और मेमोरी का एड्रेस उसके पास स्टोर है। जैसे कि हमने आउटपुट में देखा था हमारे पास, अब बी को जब हमने सी आउट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या थी, दिस। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट वेज हैं डिस्प्ले करवाने के लिए वैल्यूज़ को। तो अब हम चाहते हैं कि लेट्स से व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ BPTR सी आउट। अगर हम एंड B_PTR करें तो ये हमें क्या बताएगा कि BPTR के अगेंस्ट जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस वो क्या है। को रिफ्रेश करें तो ये एड्रेस आपका क्या है, एक्चुअल BPTR का है। तो अगर आप करें सी आउट एंड B_PTR, तो अगेन इसको कंपाइल करें, रिफ्रेश, अगेन एड्रेस आपके चेंज होते रहते हैं। तो जो नेक्स्ट आपका BPTR है वो एक्चुअली आपको डिफाइन क्या कर रहा है कि वट उसके इनसाइड एक्चुअली BPTR का इटसेल्फ क्या वैल्यू है, उसमें क्या स्टोर है। और थर्ड हमारे पास एक होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे राइट कर लें स्टैरिक B_PTR, तो तीन ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें हम ऐड करते हैं एंडर and this is your handle. तो कंपाइल, टू टाइम अगर सपोर्ट है, अगेन इसको कंपाइल करें, लेट से अब हमारे पास चार वैल्यूज आ रही हैं, तो इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है, सी आउट की, कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आई, इटसेल्फ आई का क्या एड्रेस है। तो वो हमें पता है 32FE4C हमारे पास आया। फिर हमने एड्रेस ऑफ आई क्या स्टोर करवा दिया BPTR में। तो इस स्टेटमेंट को मैं नीचे टाइप करूंगा ताकि मोर क्लियर हमें मिलेगी। तो कॉपी again close and compile, okay, that looks good. तो फर्स्ट हमारे पास सी आउट क्या था, व्हाट इज एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस क्या था 32FE4C। फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके लिए मेमोरी रिजर्व हुई, और स्पेशल वेरिएबल के अंदर आपने क्या स्टोर करा दिया, एड्रेस ऑफ आई, क्योंकि पॉइंटर का काम ही यही है कि वो डिफरेंट मेमोरी के एड्रेस स्टोर करेगा। और ये क्या कह रहा है कि ये जो स्पेशल वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर सकता है।
अगर आपको फ्लोट मेमोरी चाहिए तो आपको फ्लोट स्टैटिक पीटीआर लिखना पड़ेगा। अगर आपने एड्रेस स्टोर करवाना है लेट्स से पॉइंट का, तो आपको पॉइंट स्टैटिक पीटीआर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अगर आपने उसका एड्रेस स्टोर कराना है तो आपको स्टैटिक बीटीआर लिखना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगेन हम सिंपल अभी इंटीजर से देखें तो लेट्स से बी स्टैटिक में आपने एड्रेस स्टोर करा दिया। अब आप क्या लिखें, सी आउट बी पीटीआर। तो बी पीटीआर का मतलब क्या है कि जैसे सी आउट अगर आप आई लिखें तो डिस्प्ले क्या होता है 42। अब बी पीटीआर के पास क्या वैल्यू स्टोर है, एक्चुअली जो एड्रेस ऑफ आई है, और एड्रेस ऑफ आई क्या है 23FE4C। तो अगर हम अपनी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो आपने एड्रेस ऑफ आई पहले सी आउट करवाया, वो आपको मिला 904। फिर आपने कहा लेट्स से सी आउट बी पीटीआर, तो बी पीटीआर के पास जो वैल्यू में स्टोर है वो एज ए एड्रेस आई की एड्रेस स्टोर है। तो आपको क्या डिस्प्ले हुआ, अगेन 904। तो अगर आप सी आउट एंड इस सिचुएशन पे सी आउट एंड आई देखेंगे तो 904 आपके पास आएगा। अगर आप सी आउट बी पीटीआर लिखेंगे तो आपके पास अगेन 904 आएगा, क्योंकि इस बी पीटीआर की अब वैल्यू 904 है, इसने आई का एड्रेस अपने पास क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। फिर आपने कहा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ बीपीटीआर, क्योंकि बीपीटीआर आपने जो पॉइंटर डिक्लेयर किया है वो इस सेल्फ 8 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा। तो इस स्पेसिफिक बीपीटीआर का जो एड्रेस है वो क्या है 802। तो हमें क्या डिस्प्ले हुआ, एड्रेस ऑफ बीपीटीआर एक्चुअल। फिर हमने थर्ड वेरिएबल यूटिलाइज किया डी रेफरेंस ऑपरेटर। हमने कहा स्टैटिक, जब आप किसी पॉइंटर के साथ उसके साथ स्टैटिक राइट करेंगे और उसको सी आउट कराएंगे तो ये जो ऑपरेटर है वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए इट्स ए स्पेशल वेरिएबल। लेटर ऑन जब आप डिक्लेरेशन के बाद आप पॉइंटर के साथ स्टैटिक यूज़ करते हैं तो एक्चुअली इसका मतलब ये है, अगर हम डायग्राम पे आएँ तो आप क्या कह रहे हैं कि आप बीपीटीआर के इनसाइड जो एक मेमोरी है लेट्स से वो 904 है, लेट्स से उसके साथ आपने क्या अप्लाई कर दिया, आप कह रहे हैं स्टैटिक, एक्चुअली अगर आप देखें तो 904। तो अगर वापस कंपाइलर पे आएँ तो आपने लेट्स से बी का जो वैल्यू है वो क्या है 904 दिस वन, और आपने उसके साथ क्या ऐड कर दिया स्टैटिक। तो ये कंपाइलर को क्या बता रहा है कि आप 904 मेमोरी पे जाएं और उसके इनसाइड जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट करवा दें। तो स्टैटिक ऑपरेटर अब डी रेफरेंस कर रहा है इस एड्रेस को, इस एड्रेस के इनसाइड क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो हमारे पास 904 एड्रेस का जो मेमोरी लोकेशन है वो दिस वन है। तो आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि आप 904 मेमोरी के इनसाइड जाएं और जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले करवा दें। तो 904 के इनसाइड क्या पड़ा हुआ है 42। तो दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं। हमने जब स्टैटिक लिखा बीपीटीआर, तो बीपीटीआर की वैल्यू क्या थी, उसमें क्या स्टोर था एड्रेस ऑफ आई, और एड्रेस ऑफ आई क्या स्टोर था 904। तो जब आप स्टैटिक साइन अप्लाई करेंगे तो आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि 904 जो वैल्यू है एक्चुअली टेक्निकली आपने कुछ इस तरह राइट किया है। कंपाइलर इसको ऐसे देखेगा स्टैटिक 904 अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम। तो 904 मेमोरी पे आप जाएं, कंपाइलर पहले शिफ्ट होगा इस मेमोरी पे, और इस मेमोरी की जो वैल्यू है आप क्या करें पिक करें और उसको यहाँ पे सी आउट करवा लें। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं और उस एड्रेस के थ्रू हम उस मेमोरी की वैल्यू को भी पिक कर सकते हैं। तो सिंपली आप सी आउट लेट से अगर हम आई यहाँ पे लिखें तो आई की वैल्यू क्या है 42, आप सबको आइडिया 42 डिस्प्ले होगा। लेकिन जब आप आई का एड्रेस स्टोर करा देंगे बीपीटीआर तो हम इस स्पेसिफिक वेरिएबल के थ्रू आई की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टैटिक डी रेफरेंस ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं इस सिचुएशन में डी रेफरेंस ऑपरेटर, और इसमें हम कहते हैं स्पेशल ऑपरेटर फॉर डिक्लेरेशन। ये कंपाइलर को बताता है कि ये पॉइंटर डिक्लेयर हो रहा है, और ये कंपाइलर को इस सिचुएशन में क्या बता रहा है कि अब इस वेरिएबल के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस वैल्यू पे जाएं और वहाँ पे जो भी स्टोर है डिस्प्ले करवा दें। तो लेट्स से हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट सी, और उसमें स्टोर करवा देते हैं स्टैटिक बी अंडरस्कोर पीटीआर।
और हम सी आउट क्या करते हैं, सी। तो रिफ्रेश करें इसको, कंपाइल, रिकंपाइल, तो अगेन आपको क्या डिस्प्ले हुआ, 42। अगर इसमें मैं अब सी आउट लिखता हूँ तो मोर क्लियर हो जाएगा कि इट्स ए वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू ऑफ सी अगेन क्या है, 42। तो एक्चुअली हमने क्या किया, एक डिफरेंट वे से सी के अंदर आई की वैल्यू स्टोर कराई। सिंपल वे में तो आप ऐसे कह सकते हैं इंट सी इज इक्वल टू आई। अब हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो पॉइंटर के थ्रू सी में स्टोर करवाई है, तो हम क्या कह रहे हैं कि बी पी टी आर के इनसाइड सबसे पहले आपने एड्रेस स्टोर किया हुआ है, वो एड्रेस है आई का। इन अदर वर्ड्स आप एड्रेस ऑफ आई पिक करें और इसके थ्रू ये कंपाइलर को क्या बता रहा है कि आप इसके इनसाइड जो एड्रेस पड़ा हुआ है आप उस मेमोरी पे जाएं और उसके इनसाइड जो वैल्यू है, लेट्स से बी पी टी आर में ये स्टोर है, तो जब इसके साथ आप स्टैटिक अप्लाई करेंगे अब, तो इसका मतलब क्या है कि आप 904 मेमोरी पे जाएं और जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस में स्टोर करवा दें, सी में। तो सी आउट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सी अगेन 42। तो हमारे पास ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगेन इसको आप कंपाइल करके रिव्यू करें। तो वैल्यू ऑफ सी इज 42। तो सिंपल पॉइंटर क्या परफॉर्म करते हैं, वो एड्रेस स्टोर कराते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन का। और जब आप पॉइंटर के साथ इन डिफाइन करते हो तो इसका मतलब क्या है कि इसे स्पेशल वेरिएबल जो एड्रेस स्टोर करेगा इंटीजर मेमोरी का। अगर आप इसे फ्लोट कह दें तो इट्स स्पेशल वेरिएबल जो फ्लोट मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर आप इसको कहते हैं करेक्टर स्ट्रिंग तो ये स्पेशल वेरिएबल है जो करेक्टर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। तो हमने एग्जांपल क्या ली, इंटीजर की। आप यही एग्जांपल को डिफरेंट वेरिएबल के साथ रन करके देखेंगे क्या उसकी आउटपुट आती है। सो इट्स ए सिंपल कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर जो आज हमने सिंपल एड्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ सम मेमोरी लोकेशन। तो लेटर ऑन हम इसी कंसेप्ट को लेके आगे मूव करते रहेंगे। तो कंसेप्ट यहाँ पे आगे मूव करने के लिए आइडिया क्या है, वो ये है कि लेट्स से अगर हमने आई को ही डिक्लेयर करना है, एक स्टैटिक मेमोरी हमने एक बनानी है, तो हमें पॉइंटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ क्यों रही है। क्वेश्चन तो ये है कि लेट्स से अगर हम एक वेरिएबल आई बना रहे हैं, आपको एड्रेस चाहिए आप एंड आई कर लें, आपको वैल्यू चाहिए आप सी आउट आई कर लें, तो अलहदा से अच्छा अब आई की वैल्यू आपने एक और वेरिएबल में स्टोर करानी है तो सी इक्वल टू आई कर लें। तो यही काम जो अभी हमने इस लोकेशन पे किया है, यही सारा काम करने के लिए हमने पॉइंटर को भी यूटिलाइज किया। तो फिर पॉइंटर का फ़ायदा क्या हुआ, सोचने की बात तो ये है कि यही काम अगर आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं और यही काम पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं तो इसकी तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंटर की पावर कहाँ पे आती है, जहाँ पे आपका स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं होते। हम विदाउट क्रिएटिंग आई, क्योंकि ये अगर आप इंट आई लिख रहे हैं तो ये मेमोरी कौन रिजर्व कर रहा है, कंपाइलर रिजर्व कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी कंपाइलर रिजर्व ना करे तो उसके लिए आपको विदाउट क्रिएटिंग स्टैटिक मेमोरी आप पॉइंटर्स को यूटिलाइज करेंगे कि हम आई क्रिएट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारी एक 4 बाइट्स की मेमोरी डिक्लेयर हो और उसका एड्रेस हम किस में स्टोर करा दें, पीटीआर में। जैसे हमने कंपाइलर को कहा था इंट आई 4 बाइट्स क्रिएट करो, लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि ये जो मेमोरी स्टोर होगी ये कहाँ पे स्टोर होगी, स्टैटिक मेमोरी में। और कंपाइलर ही क्या करेगा, इस मेमोरी को डिलीट करेगा। लेकिन अब चाह रहे नहीं, हमें स्टैटिक मेमोरी में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायनामिक मेमोरी। हम वेरिएबल आई क्रिएट नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आई के बगैर एक 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व हो। स्टैटिक मेमोरी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सिंपल इंट लिखें और मेमोरी रिजर्व हो जाए, हमें वेरिएबल नेम देना मस्ट है। तो हम एक और कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हम चाह रहे हैं हम इंट लिखें और मेमोरी हमारी क्या हो, डिक्लेयर हो जाए। तो उसके लिए हमें एक न्यू ऑपरेटर चाहिए होगा। अगेन उसका नाम ही क्या है, न्यू इंट। तो अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हीप मेमोरी या डायनामिक मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स क्रिएट करें और उसका जो भी एड्रेस है वो किस में स्टोर करवा दें,
स्टैटिक BPTR में एग्जैक्टली जैसे आपने पहले कंपाइलर को इंट आई कहा था 4 बाइट रिजर्व करने के लिए, अब आप अपनी मर्जी की मेमोरी क्या कर रहे हैं, इंटीजर आप कह रहे हैं कि आप 4 बाइट्स रिजर्व करें किस लोकेशन पे, हीप मेमोरी के इनसाइड, और उसका एड्रेस किसने स्टोर करा दें, स्टैटिक PTR। नाउ देयर इज ए नो स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि आई वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू नहीं है, ये जो मेमोरी रिजर्व हो रही है वो डायनामिक मेमोरी में हो रही है और हमारे पास कोई भी आई अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इस मेमोरी को क्या करेंगे, डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेटर ऑन हम देखेंगे हमने जो न्यू मेमोरी रिजर्व की है इंटीजर टाइप 4 बाइट्स की, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, इस मेमोरी को अब हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल पावर आपकी पॉइंटर की तक कब आती है, जब आप डायनामिक मेमोरी के कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर तो आपका यही कंसेप्ट है, अगर आप नॉर्मली इस कंसेप्ट पे रहें जो मैं आई की वैल्यू रखती, देन देयर इज नो नीड ऑफ पॉइंटर। एक्चुअल पॉइंटर की पावर कब आएगी, जब आप कंसेप्ट यूज करेंगे न्यू का, और इस न्यू कंसेप्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मोर डिटेल से देखेंगे व्हाट इज ए एक्चुअली न्यू। मीनवाइल आप इस लेक्चर को रिव्यू कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी डायनामिक अरेज की तरफ और कंसेप्ट देखेंगे न्यू ऑपरेटर का नेक्स्ट लेक्चर। होप्स हो कि आपको सिंपल पॉइंटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी कि पॉइंटर एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप टीम पे पोस्ट करें और सिंपल एग्जांपल पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे। मीनवाइल कोशिश करें आप बैक क्लास को इम्प्लीमेंट कर लें और फाइनली वर्क ऑन योर असाइनमेंट, और असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप टीम्स पे पोस्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, सी यू, एंजॉय द वीकेंड।